Hello and welcome to Vimochan IAS. This is the series of Geography Optional and we are discussing Geomorphology. This is Module 2. आज का टॉपिक है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। आप लोगों को ये टॉपिक देख के ऐसा लगेगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई मस्ट से दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, मुझे पता है कि अभी तक 2014 के बाद से इसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक यू कैन नॉट सॉल्व द आंसर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और एनी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। मास मूवमेंट को अपन लोग मास वेस्टिंग भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है मास वेस्टिंग का तो सेम ही चीज़ है, ऐसा मत समझना कि दूसरा कोई टॉपिक है। देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं। जो रेड वाला है वो हम लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, येलो वाला है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स देख लिए थे। फैक्टर्स कंट्रोलिंग ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा था एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, मल्टीपल थिंग्स थी। आज हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, जिसके अंदर मेन टॉपिक यही है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखो लास्ट 40 ईयर्स में 96 में क्वेश्चन आया, 97 में आया, उसके बाद सीधा 2010 में आया और फिर 14 में आया। दैट मीन्स यू कैन नॉट थिंक दैट कि ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 97 के बाद अगर सीधा 2010 में आ रहा है दैट मीन्स इस बार भी आ सकता है। रीज़न, अभी का रीज़न क्या है, आप लोगों ने करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को सबसे बड़ी न्यूज़ अभी दिख रही होगी, उत्तराखंड में अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मास वेस्टिंग हुई है क्योंकि बादल फट गया था। आप लोगों को पता है काफ़ी लोग प्रॉब्लम हुई है, तो इस चक्कर में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब हो सकता है ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि अगर उसको इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर दिखाई देते हैं ऑप्शनल में तो वो जनरल स्टडीज़ में पूछ सकता है, GS1 में, और अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम के अंदर। वैसे हम लोग पूरा 100% एग्ज़ाम बेस्ड ओरिएंटेड देख रहे हैं, केवल ऑप्शनल बेस्ड ही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, जनरल स्टडीज़ बेस्ड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, नाउ वेदरिंग, सिंपल सी बात है। वेदरिंग होता क्या है, ये वेदरिंग सीधी सीधी बात। कई लोग जो हिंदी मीडियम के होंगे वो भी बोलेंगे अरे वेदरिंग क्या है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर आपकी कोई रॉक है, अगर आपकी रॉक है, चाहे वो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल या तो मैकेनिकल चीज़ के कारण या फिर केमिकल के कारण या फिर बायोलॉजिकल थिंग के कारण। अब ये चीज़ क्या हो गई, बायोलॉजिकल थिंग, मैकेनिकल थिंग। भाई देखो मैकेनिकल थिंग इन द सेंस कोई भी फिजिकल फिनोमेना अगर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर कोई फिजिकल कंडीशंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो टेम्परेचर के कारण अगर ये एक्सपांड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे एक बार में, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मैकेनिकल थिंग हो रही है ना, तो इसका मतलब ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी रॉक। होगी कि नहीं होगी, रॉक हमारी डिसइंटीग्रेट अगर स्टार्ट हो गई तो अभी मैंने ये बोला कि ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, और डिकम्पोज भी हो सकती है बायोलॉजिकल या केमिकल की वजह से। कोई भी केमिकल कंपोजिशन आ गया, कोई भी केमिकल आ गया रॉक के ऊपर, अगर उससे रिएक्ट करके अगर उसको तोड़ दिया तो क्या होगा, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। याद रखना, इसमें बस एक ही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, भाई ये डिसइंटीग्रेट होता है, डिकम्पोज होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देखोगे कि कोई भी, मैं तो अगर बायोलॉजिकल, मैं अभी रॉक से एग्जाम्पल से मैं नहीं बात करूँगा, मैं आपको एक बायोलॉजिकल थिंग के बारे में बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फूड है, कोई फूड रखा है यहाँ पर और धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, ये रखा है यहाँ पर फूड, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, मान लो ये वाली चीज़ किससे होती है, बायोलॉजिकल चीज़ से ही तो ख़राब होती है। ठीक है, अब ये फूड जब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ सड़ के क्या होगा, वो यहीं पर रखा रहेगा पूरा का पूरा, लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। याद रखना, इसकी एक ही कंडीशन है कि डिसइंटीग्रेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब ये रॉक के केस में आ गए तो छुट्टी, रॉक के केस में तो सब चीज़ों से हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सब चीज़ों से ये वेदरिंग हो सकती है। अब अगर ये तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर दोगे तो ये वाली हो गई।
और डेफिनेशन देनी है तो ये वाली दे सकते हो, वेदरिंग इज अ मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो रहा है ना ऑफ द रॉक विदाउट डिस्प्लेसमेंट, याद रखना विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ये की पॉइंट है। इट प्रिपेयर्स मटेरियल फॉर मास मूवमेंट, ये क्या करता है, एक मटेरियल को मास मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। अब एक बात बताओ, एक रॉक है, एक हिल पे खड़ी हुई रखी हुई है, तो अगर इसमें बाद में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो क्या ये रॉक जाएगी? नहीं जाएगी ना। अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाए बहुत उसमें, तो क्या हो जाएगा, ये एकदम से क्या हो जाएगी, मूव कर सकती है ना। तो ये क्या करिए, ये प्रिपेयर कर रहा है मटेरियल को मास मूवमेंट में, इरोजन के लिए भी। अब कोई रॉक है, अगर यहाँ से कोई नदी निकल रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा तो हो सकता है इरोजन में प्रॉब्लम आए। तो अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गई तो क्या होगा, ये इरोजन भी हो सकता है। तो इरोजन के लिए भी, सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी इसको यूज़ करती है। भाई सॉइल कैसे होते हैं, सॉइल इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं ना, तो उसको सॉइल फॉर्मेशन में बन सकती है। समझ में आने वाली बात। इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रिपेयर करता है मटेरियल को इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन और मास मूवमेंट में। वही चीज़ मैंने बोली। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है देखो, ड्यू टू द डाइवर्स मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म इतना ज़्यादा डाइवर्स है इसका कि क्लाइमेटिक और मैकेनिज्म, क्लाइमेटिक और बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस के कारण तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वाला फिनोमेना। अगर आप बोलो कि भाई मेरे रॉक है वो विद द इफेक्ट ऑफ ओनली मैकेनिकल थिंग ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, सो द आंसर विल बी नो। मतलब यू कैन नॉट से ओनली, क्योंकि अगर आपकी मैकेनिकल फिनोमेना चल रहा है तो उसी टाइम पे आपका केमिकल फिनोमेना भी चलेगा और पॉसिबिलिटीज़ है कि बायोलॉजिकल फिनोमेना भी चलेगा। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये वेदरिंग पॉसिबल हो पाती है। समझ में आया? हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होती कभी भी, तो भाई हो सकती है, लेकिन वही वाली बात है। समझ में आई नहीं वाली चीज़। नाउ टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कितने टाइप की वेदरिंग होती है? देखो देखा जाए तो मल्टीपल टाइप्स की वेदरिंग होती है। सीधी सीधी बात मैं बताऊं, मल्टीपल टाइप्स की वेदरिंग होती है। यू कैन नॉट डिवाइड इनटू द सब कैटेगरीज ऑफ द वेदरिंग टाइप्स, ठीक है। बट हम लोग इसको मोटा मोटा अगर देखेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई ये मोटा मोटा तीन टाइप की वेदरिंग होती है, ठीक है। पहला फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? सीधी सीधी बात है, ये एक्सफोलिएशन करेगा। एक्सफोलिएशन मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालेगा, किसमें से? रॉक में से थोड़ा थोड़ा मटेरियल एक्सफोलिएट करेगा। फ्रॉस्ट वेल्डिंग होती है इसमें, ठीक है। थर्मल एक्सपांसन होता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन होता है कि नहीं? ये सभी तो फिजिकल प्रोसेस हो गई इस टाइप की। मैकेनिज्म कौन सा लगेगा? डिसइंटीग्रेशन होता है विदाउट केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। अगर रॉक मेरी, अगर ग्रेनेटिक रॉक मटेरियल है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो उसके जो सब पार्टिकल्स होंगे ना वो भी ग्रेनेटिक ही होंगे। समझ में आई ये वाली बात। केमिकल वेदरिंग, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से हो सकती है, ऑक्सीडेशन मतलब अपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है, कार्बोनेशन एंड सॉल्यूशन इस चीज़ की हो सकती है। इससे क्या होगा, आपका जो मिनरल का कंपोजिशन होगा वो अल्टर कर जाएगा, वो अल्टर कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर कोई भी केमिकल किसी दूसरे मटेरियल से रिएक्ट करता है तो उसका जो मिनरल कंपोजिशन है वो भी तो चेंज होगा ना। तो बस वही चीज़ होती है केमिकल वेदरिंग में। बायोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के ट्री के अंदर रूट्स आई, यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, रॉक है एक बड़ी, तो एक रूट जो है इसको तोड़ने की कोशिश करेगी तो रूट्स इसमें आ गए, तो रूट ग्रोथ होंगी, बरोइंग होंगी। मतलब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे होल बन जाएंगे, ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन हो सकता है, मतलब छोटे छोटे जम्प्स जो हैं यहाँ पे, छोटी छोटी बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी तो इस पर चीज़ें कर सकता है ना। तो बस वही चीज़ है। तो कंबाइंस मैकेनिकल एंड केमिकल इफेक्ट, दोनों के तो कम्बिनेशन से ही तो ये चीज़ होगी, क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई, आप लोगों की बायोलॉजिकल थिंग हो गई। बट जब तक ये इसमें मैकेनिकल और केमिकल इफेक्ट नहीं होगा तब तक ये किस तरीके से तोड़ पाएगा इस चीज़ को? ऑब्वियस ही बात है। आप भी हैं नॉर्मली, एक ह्यूमन बीइंग है, अगर एक रॉक को तोड़ना है तो उसको मैकेनिकल फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। एक हैमर है, हैमर उसको तोड़ेगा तभी तो वो टूटेगी, वैसे तो टूट नहीं सकती। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई मैकेनिकल थिंग, बट दीज आर द बायोलॉजिकल फिनोमेना। समझ में आई ये वाली चीज़। नाउ फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर फिनोमेना को? सीधी सीधी बात है ना। तो अब देखो, मैं डायग्राम के बारे में सजेशन अभी दूंगा। क्या होता है फैक्टर्स, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट। अगर आपका क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, आपके टाइप को डिटरमाइन करता है। क्लाइमेट टाइप को डिटरमाइन करता है। जैसे
केमिकल जो होता है वो ह्यूमिड रीजन में, मैकेनिकल जो होता है वो एरिड रीजन में। दैट मीन्स अगर आपकी वेदरिंग होगी तो केमिकल वेदरिंग कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर ह्यूमिड रीजन होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह सूखी जगह है, कोई जगह सूखी जगह है, तो वहाँ पे तो केमिकल फिनोमेना पॉसिबल बहुत कम होगा ना, कि मान लो बड़ा आपकी बारिश ही नहीं हुई, एसिड रेन नहीं हुई, तो क्या होगा भाई, वो चीज़ सड़ेगी नहीं या फिर वो डिकम्पोज नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर इन द सेंस ये क्या होगी, मैकेनिकल चीज़ होगी। मतलब एरिड रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब इसके कारण तो एक्सपांशन और कंप्रेशन हो रहा है ना, तो बस वही चीज़ हो गई आप लोगों की। मैकेनिकल जो होता है वो एरिड रीजन में होता है, केमिकल जो होता है वो ह्यूमिड रीजन में होता है। याद रखना, जो मैकेनिकल फिनोमेना होता है, जो भी आपका ह्यूमिड रीजन होता है, जहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नमी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर आप लोगों की केमिकल फिनोमेना होगा। जहाँ पर आप लोगों की नमी कम होगी वहाँ पर आपका मैकेनिकल फ्रॉम फिनोमेना होगा। सबसे समझ में आया ना, क्लाइमेट सब एक फैक्टर है। दूसरा है रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर। अब दैट मीन्स यू कैन सी दैट द रॉक टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी हार्ड है, उसकी जॉइंटिंग कितनी है, मिनरल कंपोजिशंस कैसे कैसे हैं, परमिएबिलिटी कैसी है उस रॉक की, स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। अब आप सोचो कि मैं एक ग्रेनाइट का रॉक और एक अपनी सिंपल सी नॉर्मल जो भी रॉक है उसको मैं तोड़ दूं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में अंतर होगा ना तोड़ने का, तो वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट, रिलीफ एंड टोपोग्राफी। अगर किसी भी उसका रिलीफ जो किस तरीके से होगा, कि कौन सा वाला स्लोप है, किस तरीके से है, एक्सपोजर कितना हो रहा है उसका रन ऑफ से, तो वो भी तो डिपेंड करेगा ना किस जगह पर वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो किस जगह पर प्रेजेंट है, वो किस एंगल पर प्रेजेंट है, तो वो भी तो डिपेंड करेगा ना कि उस पर फोर्स कितना, मतलब ऑटोमेटिकली उस पर फोर्स कितना लग रहा है, वो कितना एक्सपोज हो रहा है अपने क्लाइमेट के साथ, तो वही चीज़ें तो उस पर डिपेंड करेंगी। तो किससे एक्सपोज होता है, रिलीफ से होता है, टोपोग्राफी से होता है। नेक्स्ट इज वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो किस तरीके का है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इलाके में अगर आपकी सिर्फ घास है तो उसकी रूट्स कितनी होंगी, कम होंगी, तो उसको तोड़ेगा। और अगर इसी के बगल में अगर एक बहुत बड़ा ट्री लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा ना। दैट मीन्स वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स कैसी हैं इस जगह पर, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे रूट्स हैं वो क्या करती हैं, रॉक को ब्रेक करती हैं, और लाइकन जो है वो एसिड रिलीज करता है। ऑब्वियस ही बात है, एसिड के कारण भी तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट इस टाइम, सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक टाइम। जब अपन लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई टाइम कितना बड़ा फैक्टर होता है इसमें। जितनी देर, ज़्यादा देर तक अगर वो वेदरिंग में रहेगी, एक्सपोज रहेगी, उतना ही उस पर वेदरिंग इफेक्ट होगा। कोई भी रॉक या कोई भी मटेरियल जितनी भी ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करती है उस पर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। आपको भी पता है, नॉर्मली आप लोग अगर जैसे अच्छे लोगों के संगत में ज़्यादा देर तक रहोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, बुरे लोगों के में रहोगे तो बुरे हो जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, इसी का समझ में आई। तो लॉन्गर ड्यूरेशन इज इक्वल टू डीपर वेदरिंग। अगला, ह्यूमन एक्टिविटी। भाई सबसे बड़ा फैक्टर ह्यूमन फैक्टर, कौन भूल सकता है ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्सेलरेट द प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, डिफॉरेस्टेशन करोगे, माइनिंग करोगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस को एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब जितना टाइम में वो होना चाहिए था उससे भी जल्दी ये काम हो जाएगा। समझ में आई वाली चीज़। आप इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो, सिंपल से यही मैंने लिखा है कि डायग्राम आप बना सकते हो, सर्कुलर डायग्राम विथ स्पोक्स द क्लाइमेट, रॉक टाइप, रिलीफ एटसेट्रा। तो देखो वेदरिंग बनाया, क्लाइमेट, केमिकल, मैकेनिकल। केमिकल कहाँ होती है, ह्यूमिड पे होती है, मैकेनिकल एरिड पे। जो रिलीफ जो होती है टोपोग्राफी, या स्लोप जो होता है ना, जैसा स्लोप होगा उतना ही एक्सपोजर और रन ऑफ से इफेक्ट पड़ेगा ना। ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग। टाइम, लॉन्गर टाइम इज इक्वल टू डीपर वेदरिंग। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म जो होगा, रूट्स और लाइकन एसिड्स वाली बात हो गई। लाइकन जो है रिलीज करते हैं एसिड्स को, ठीक है। रूट्स जो होती है ब्रेक करती है, ठीक है। रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर जो हो गया, जॉइंटिंग, मिनरल्स, परमिएबिलिटी, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आई ये वाली बात ना। अब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल, जो मेन जो रियल एग्जाम के अंदर अपन यूज़ करेंगे वो कौन कौन से कर सकते हैं। देखो इंटरनेशनल में आएगा दर्द मूर, क्या कौन सा आएगा, दर्द मूर। ग्रेनाइट जो हैं वो टूट रहे हैं एक्सफोलिएशंस और केमिकल वेदरिंग के कारण। कहाँ पर, दर्द मूर में, ठीक है। एक्सफोलिएशंस एंड केमिकल वेदरिंग के कारण। चैम्बर बेंडलैंड, चंबल बेंडलैंड। चंबल आप लोगों को अगर जो भी
मध्य प्रदेश के इलाके से हों और ग्वालियर भिंड के इलाके से हों, उन लोगों ने देखा होगा जो चंबल का इलाका है ना, बड़ा ऐसा लगता है कि भाई बहुत वेदर्ड और इरोजन टाइप का है, बहुत ऊंचा पूचा ऊंचा पौचा टाइप का है, ठीक है। तो इसमें इंटेंस वेदरिंग हुई है और इरोजन हुआ है, इसी के कारण ये चंबल के बेडलैंड बने हुए हैं। सॉरी। लेटेराइट सॉइल्स की अगर बात करें, केरला के अंदर लेटेराइट सॉइल्स की बात करें तो केमिकल वेदरिंग के कारण जो भी, चूंकि आप लोगों को पता है कि केरला के अंदर जो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कि नहीं। जब ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा तो केमिकल वेदरिंग होगी लेटेराइट सॉइल्स में। ऐसे ही मीन मुट्टी वायनाड में, कहाँ पर, मीन मुट्टी वायनाड में, भाई हमारे राहुल गांधी वाला इलाका, इसमें क्या किया है, स्पोराइडल वेदरिंग हुई है बोल्डर्स के अंदर, स्पेरोइडल वेदरिंग हुई है बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े रॉक्स, इसके अंदर क्या हुई है, स्पेरोइडल वेदरिंग हो रही है इसके अंदर। नाउ करंट अफेयर अगर देखोगे नॉर्मली, आप लोगों को रिसेंटली पता है जोशीमठ वाला क्राइसिस जो हुई है, वो वेदर्ड जॉइंटेड रॉक्स जो थी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हुई है। ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पर जब धसकी है वो इलाका, जब नीचे की तरफ गया है तो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर वेदरिंग हुई है, जो जॉइंट थी रॉक्स के वो वेदर्ड हो गए, तो इसके कारण क्या हो गया, वो और नीचे चला गया। मैंने क्या बताया कि जो वेदरिंग होती है वो आप लोगों के मास मूवमेंट को ट्रिगर करती है, समझ में आई ना वही चीज़। तो ऐसे ही वेदरिंग हो गई, वेदरिंग के कारण क्या हो गया, जॉइंट जो है वो क्या हो गए, ऑटोमेटिक उसके ढीले हो गए, ठीक है नहीं। तो इससे के कारण एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हुई। ऐसे ही वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ठीक है। वेदरिंग एसेलरेटेड बाय दी डिफॉरेस्टेशन एंड रेनफॉल वेरिएबिलिटी, जो भी रेनफॉल में जो वेरिएबिलिटी हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके कारण क्या हुआ, वेस्टर्न घाट में वेदरिंग हो रही है, ठीक है। अब वही अभी मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से रेनफॉल से टूट रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अभी बताता हूँ जो मैंने हैंड रिडन नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बोनेशंस हेल्प ट्रैप द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है, तो और क्या होगा, इससे क्या होगा, वेदरिंग होगी, सीधी सीधी बात है। नाउ अब मैं अगर हैंड रिटन नोट्स की बात करूं, आप भी बना सकते हो इस चीज़ को। क्या आर्थर होम्स ने 1952 में इनडायरेक्टली बोला था कि वेदरिंग क्या है, इसेंशियली द वेदरिंग क्या है, सीधा सीधा ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स है, क्यों, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के कारण, उसके सेम प्लेस के ऊपर, समझ में आया। वेदरिंग को अपन रिफर कर सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। डिसइंटीग्रेशन मतलब अलग अलग बिखरना, डिकम्पोजिशन मतलब आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मली अगर बायोलॉजिकल अगर डिकम्पोज कर दिया जाए उसको, मतलब उसको और कम हो जाना, ठीक है। इन सीटू, इन सीटू का मतलब होता है एक ही जगह पर, याद रखना, रॉक्स इन सीटू, इन सीटू मतलब उसी जगह पर, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है ना, बस वही चीज़ बोले, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो इन सीटू। नाउ थ्रू द मैकेनिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द रॉक्स, देयर मिनरल्स अफेक्टेड बाय वाटर, टेम्परेचर, विंड, डिफरेंट एटमोस्फेरिक गैसेस एंड ऑर्गेनिज्म, है ना, डिफरेंट एटमोस्फेरिक गैसेस एंड ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट, मतलब इससे ही समझ में आता है कोई भी लार्ज स्केल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ऑफ वेदर प्रोडक्ट बाय द डेनुडेशन प्रोसेस एक्सेप्ट मास मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ द रॉक वेस्ट डाउन द स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। मास मूवमेंट में और किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, ग्रेविटी का पड़ता है, वो आगे अपन चल के मैं बताऊंगा। सिर्फ ग्रेविटी के कारण वो क्या हो जाता है, एकदम से मूव कर जाता है अगर आपका स्लोप जो है वो चेंज होता रहे, समझ में आई ये वाली बात। नाउ कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या हैं अपने वेदरिंग के, सीधी सीधी बात, अब ये समझो कंट्रोलिंग फैक्टर, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और जब आप सॉइल करोगे तो इसमें भी ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। नाउ पहला कंट्रोलिंग फैक्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, मतलब रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका कंपोजिशन क्या है, वो उसका एक कंट्रोलिंग फैक्टर है वेदरिंग का। जैसे कार्बोनेट रॉक्स जो होती हैं, कार्बोनेट रॉक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कौन कौन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दोनों जो रॉक्स होती हैं ये क्या होती हैं, मोर सॉल्यूबल होती हैं, मतलब दैट मीन्स मोर अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। मतलब जो कार्बोनेटेड रॉक है, आपको पता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम वाली रॉक है बहुत ज़्यादा उसका कंपोजिशन इस तरीके का हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल वेदरिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्यों। और जो भी अब ये तो बेल जॉइंट नहीं है ना,
इसका मतलब इनका जॉइंट इतने अच्छे खासे नहीं है, तो ये वेल जॉइंट नहीं है। अगर कोई भी वेल जॉइंट रॉक होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक होगी, वो किससे अफेक्ट करेगा, वो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से अफेक्ट करेगा। समझ में आया? वेल जॉइंट रॉक्स अफेक्टेड बाय द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। आप लोगों को भी पता है, अगर कोई भी चीज़ आपको तोड़नी है तो आप लोगों को मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। वो भी कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ नॉर्मली। ठीक है, पहले ये समझो कि कंपोजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो लेस जॉइंट रॉक्स जो होंगी, मतलब जो हार्ड कम होंगी, और एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोनेटेड रॉक जो होंगी, उस पर किस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा होगा, केमिकल वेदरिंग का इफेक्ट ज़्यादा होगा। एंड वेल जॉइंट रॉक्स जो होंगी उस पर अफेक्ट करेंगी, वो क्या करेगा, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन करेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द कार्बोनेटेड रॉक्स are more soluble, that is why the chemical weathering would affect more than the well joined rocks, and well joined rocks are more affected by the mechanical disintegration. We will talk about later of this. ठीक है, rocks having horizontal beds, जिन रॉक्स के पास हॉरिजॉन्टल बेड्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरीके के बेड्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, वो लेस अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो आप लोगों ने मैकेनिकल फोर्स लगाया, मतलब मैकेनिकल फोर्स लगाया, तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाला ही तो चीज टूटेगी, फिर उसके बाद फिर ये टूटेगी, फिर उसके बाद ये टूटेगी। दैट मीन्स द द बेडेड रॉक्स आर लेस अफेक्टेड बाय द मैकेनिज्म ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन बोथ। सीधी सीधी बात है ना कि अगर आपका जो बेड जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, इस पर डिसइंटीग्रेशन जान देर में होगा ना, पहले ये होगी तो उसके बाद तो ये चीज होगी। मतलब आपका जो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों ही कम होगी अगर ये चीज मेरी वर्टिकल हुई। दैट मीन्स इफ द बेड्स ऑफ द रॉक्स आर वर्टिकली अलाइंड, दैट मीन्स दे बोथ विल बी मोर अफेक्टेड एज कंपेयर टू दी हॉरिजॉन्टल रॉक्स। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक साथ ही तो हो रही है ना, है कि नहीं? तो वही चीज हो गई। समझ में आई ये वाली बात? नॉर्मल बात समझ में आ गई ना कि कार्बोनेटेड रॉक जो है केमिकल और मैग्नीशियम एग्जांपल के तौर पे, वो क्या होगी, वो केमिकल से अफेक्ट ज़्यादा होगी, और जो वेल जॉइंट रॉक होगी वो आपकी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से ज़्यादा होगी। और जो भी रॉक आप लोगों की हॉरिजॉन्टल बेड्स हैं जिस रॉक के पास, उसमें जो अफेक्ट पड़ेगा वो मैकेनिज्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन का कम पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आई वाली बात? नाउ सेकंड होता है नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप। मतलब जो भी आप लोगों के स्लोप है, मतलब किसी भी जिस जगह पर आप लोगों की रॉक प्रेजेंट है, जो ग्राउंड है उसका स्लोप कैसा है। स्लोप इन द सेंस, इस चीज को बोलते हैं स्लोप। मैं बताता हूं आप लोगों को, वेट। स्लोप होता है ये कि कितना झुकाव पर वो जो रॉक है। जैसे मैंने अगर एक रॉक रखी है यहां पर और एक रॉक रखी है यहां पर, ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ स्टीप स्लोप। क्या होगा? स्टीप स्लोप, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्लोप। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है। नाउ जो रॉक जो स्टीप स्लोप पर है वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती है बाय द मैकेनिकल वेदरिंग। ऑब्वियस सी बात है, क्यों होती है? क्योंकि देखो अब चाहे इस पर टेम्परेचर की मैकेनिकल वेदरिंग हो या कोई भी फोर्स लग रहा हो, तो क्या होगा, इस पर दूसरा फोर्स अपना क्या, ग्रेविटी भी तो लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना। दैट मीन्स इस पर डबल फोर्स फील हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक अपना जो भी जिस चीज की वजह से ये मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट हो रही है वो। और अगर मैंने इसको सीधा हॉरिजॉन्टली रख लिया, दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी वुड बी मिनिमम ऑन दैट। तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, आपने अगर देखा होगा तो कोई भी चीज अगर स्लोप पर भी होगी तो क्या होगा, यहां पर भी तो उस पर इफेक्ट जल्दी पड़ेगा ना। और क्या होगा, एक्सपोजर भी तो ज्यादा होगा, इसका एक्सपोजर कम होगा थोड़ा सा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती है अगर स्टीप हिल स्लोप पर अगर कोई भी रॉक होती है, वही मैकेनिकल वेदरिंग के कारण। समझ में आया? रॉक इन जेंटल, अब अगर इस जगह पर अगर मेरे को देखना है तो इस पर मेरी मैकेनिकल तो कम रहेगी बट केमिकल ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप पर मेरा जो केमिकल वेदरिंग होने वाली थी, तो यहाँ पर जो भी चीज़
केमिकल जो आ रहा था, या मान लो बारिश के अंदर एसिड रेन है, तो क्या हो गई, वो यहाँ पर टिक ही नहीं पा रही थी, वो तो सीधा सीधा निकल जा रही थी। बट यहाँ पर केमिकल जो है वो इसके सरफेस पर चिपक जाएगा ना, तो दैट मीन्स केमिकल वेदरिंग यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो रॉक्स इन द जेंटल और मॉडरेट स्लोप आर लेस अफेक्टेड बाय द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बट मोर इफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग। याद रखना, इसमें लिखा नहीं है मैंने, मोर अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग, मैं बोल के भी लिखवा रहा हूँ। यू कैन राइट ऑन योर नोट्स, अगर आप लोग नोट्स लेके लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं द रॉक्स इन द जेंटल और द मॉडरेट स्लोप्स आर मोर अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग। ठीक है, नाउ क्लाइमेटिक वेरिएशन, थर्ड इज क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब देखो केमिकल वेदरिंग डोमिनेंट कहाँ पर होगी, पहली बात कहाँ पर होगी, मैंने पहले क्या बताया अभी आप लोगों को, द ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज हैविंग द ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज आर मोर अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का वाटर की भी ज़्यादा होता है, अगर वाटर ज़्यादा होता है और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होगा, मेरा लीचिंग प्रोसेस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो मैकेनिकल वेदरिंग है वो लेस अफेक्टेड रहती है इस जगह पर, कहाँ पर, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज पे। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन भी तो कर रही है ना, समझ में आई नहीं वाली बात। तो दैट मीन्स द ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया के अंदर केमिकल वेदरिंग डोमिनेट करती है, क्योंकि इसमें वाटर भी ज़्यादा होता है, मतलब बारिश भी ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, समझ में आई ना। तो इसका मतलब लीचिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन डोमिनेशन कहाँ पर होता है, इन द ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड रीजन। कहाँ पर? इन द ट्रॉपिकल एंड द सेमी एरिड रीजन। जो एक ही चीज़ है, वो उस टाइम पे दूर लिख दिया था, ये जो चीज़ है हाइलाइटर से मैं बना देता हूँ, वेट, सेमी एरिड रीजन, जो एक ही वर्ड है, सेमी एरिड रीजन, ये जो है एक ही वर्ड है, याद रखना, समझ में आई वाली बात, आई ना। नाउ अब क्या होगा, इसमें कंडीशंस हो जाएंगी ना। देखो दिन में क्या होगा, पहली बात आप एक बात बताओ, ऐसे रीजन में दिन में क्या होगा, धूप पड़ेगी, धूप पड़ेगी तो क्या होगा, आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ये क्या करेगी, हमारी रॉक को क्या करेगी, हीटअप कर देगी। ये जो रॉक है इसको क्या करेगी, हीटअप कर देगी, दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी मटेरियल का, किसी रॉक का या किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, एक्सपांसन होता है, मतलब ये रॉक जो है वो एक्सपांड करेगी, मतलब एट द डे टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द हीट द रॉक विल बी एक्सपांड, सीधी सीधी बात है ना। बट एट द नाइट, जब हम लोगों की रात होगी उस टाइम पर क्या होगा, आप लोगों की धूप नहीं होगी, और धूप ना होने के कारण क्या होगा, आप लोगों का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, है ना। ये जो रॉक है वो एटमॉस्फेयर के अंदर अपना जो हीट है उसको क्या करेगी, रिलीज करेगी, और इस रॉक की जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, समझ में आई ना, वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, ये रॉक जो होगी वो कूल होना स्टार्ट होगी, और जब कोई मटेरियल जब कूल होता है, जब ठंडा होता है, तो क्या होता है, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स वो क्या करेगी, इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मतलब ये एक्सपांड, दिन में क्या होगा, एक्सपांड होगा, और रात में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपको कोई चीज को तोड़ना होता है, फॉर एग्जांपल कोई चीज को तोड़ना होता है, और अगर आप उस चीज को पहले खींचो, फिर आप उसको फिर ऐसे इस तरफ से दबाओ, फिर खींचो, फिर दबाओ, फिर खींचो, फिर दबाओ, मतलब मल्टीपल साइकिल्स अगर आप फॉलो करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दो बार में टूट जाएगी रॉक, भाई आप एक पेपर है उसको अगर आप ऐसे ऐसे करोगे किसी भी चीज़ को, मतलब सीधी सीधी बात है, इस चीज़ को अगर इस तरीके से करते जाओगे, मतलब ये मेरा क्या है, फोर्स अप्लाई मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों हाथ से मैंने पकड़ के रखा है, और इस चीज़ को मैं इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो चीज़ डिसइंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यही बात है कि डे टाइम में जो रॉक होगी वो एक्सपांड करेगी, और जो नाइट टाइम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दैट मीन्स अल्टरनेट एक्सपांसन जो होगा उससे क्या होगा, रॉक का जो स्ट्रक्चर होगा वो वीक होगा,
ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि ट्रॉपिकल और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर ये जो रॉक पर जो इफेक्ट पड़ता है वो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का ज़्यादा पड़ता है। समझ में ये वाली बात। अब ह्यूमिड रीजन्स में ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ह्यूमिड रीजन्स में आप लोगों के दिन में जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उससे पहले क्या हो जाता है, उसमें जब जैसी बारिश होती है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहता है। दैट मीन्स जो अल्टरनेट एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना रॉक का, वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि होता ही नहीं है, मैंने अभी भी स्टार्टिंग में भी बोला ना भाई, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा होता है हम लोगों का ट्रॉपिक एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर। समझ में ये वाली नॉर्मल सी बात आ गई ना। ठीक है, ये चीज़ हो गई आप लोगों की एक्सपांसन वाली। फोर्थ इज फ्लोरल इफेक्ट, मतलब किसी भी जगह पर जहाँ पर आप लोगों की फॉर एग्जांपल जंगल है जहाँ पर, अगर आप जैसे फैक्टर ऑफ वेदरिंग, फैक्टर ऑफ वेदरिंग क्या होगा, जैसे पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स वीकन्स द रॉक ब्रेकिंग इनटू द सेवरल ब्लॉक्स, मतलब जहाँ पर हम लोगों के फ्लोरास ज़्यादा होंगे, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ पर रूट्स होती हैं, और रूट्स अगर ज़्यादा हुई तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो पेनिट्रेशन होगा रूट्स का वो कहाँ किस में होगा, रॉक्स में होगा, जो कि आप लोगों की रॉक को वीक कर देंगी, जिससे आप लोगों की जो रॉक्स होंगी, ब्लॉक्स होंगे अलग अलग, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। हो गया ना। तो दैट मीन्स ये एक तो वेदरिंग भी इफेक्ट करता है, सेकंड प्रोटेक्ट भी करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल इससे वेदरिंग ही होगी, भाई ये वेदरिंग से प्रोटेक्ट भी करता है, ये प्रोटेक्टर ऑफ द रॉक्स भी हैं। जैसे वेजिटेशन बाइंड्स द रॉक, वेजिटेशन जो होगी वो रॉक को और बाइंड करके रखेगी, ठीक है, थ्रू नॉट नेटवर्क। नॉट मतलब वही, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की जड़ है, अगर एक रॉक के ऊपर वो चिपक गई, ये जड़ है, मतलब जड़ बोल लो या कुछ भी बोल दो, एक रूट आ गया उस पर चिपक गई, तो क्या होगा, इसको ये बांधने की कोशिश नहीं करेगी, तो ये बंधेगी। अगर कोई चीज़ बंधेगी तो उस पर मैं उसको और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करूँगा, तो उसको तो मैंने बांध दिया है ना, तो दैट मीन्स उसको वो बाइंड कर लिया उसने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को समझ में आया कि जो फ्लोरल इफेक्ट है उससे सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग नहीं को ट्रिगर ही नहीं करती, ये वेदरिंग को कम भी करने की कोशिश करती है। तो डेंस वेजिटेशन जो होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है ग्राउंड सरफेस को फ्रॉम डायरेक्ट सन रे। ऑब्वियस सी बात है, मान लो नीचे अगर कोई रॉक रखी हुई है, ऊपर जो मेरा एक पेड़ लगा हुआ है और सन की रे आना स्टार्ट हुई, तो नीचे तो सन की रे इतनी ज़्यादा आई नहीं, तो दैट मीन्स ये वाला इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। डे और नाइट का जो अल्टरनेटिव एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली बात बोल रहे हैं ना, वो चीज़ भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ही नहीं। समझ में आने वाले में तभी तो बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन वगैरह नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन होने से ये प्रॉब्लम आ रही है अपन लोगों की। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग का। देखो आप लोगों को दिमाग में हमेशा यही चीज़ होगी, अरे यार वेदरिंग तो ख़राब होती है, इससे मास वेस्टिंग मास मूवमेंट होता है। नहीं, अलग अलग सिग्निफिकेंस देखो। पहली बात तो सॉइल ही आपकी इसी से बनती है, अगर आपकी वेदरिंग नहीं होगी रॉक्स की तो सॉइल कैसे बन जाएगी, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। सेकेंड, फॉरेस्ट गेट्स मिनरल्स, अगर ये डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा रॉक्स में, और जो मेरी मिनरल्स हैं जो मेरी नीचे से जो आ रही हैं, मैंने हम लोगों ने जो लावा का एक्सपांशन देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने क्या बताया था कि मिनरल्स होती है वो नीचे से आ रही हैं, लेकिन मिनरल्स तो मेरी रॉक के रूप में आ गई। तो अब जाकर जब तक जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, और अगर मान लो वाली रॉक वो नहीं आई और केमिकल वेदरिंग के कारण अगर वो चेंजेस नहीं आए, तो मुझे फॉरेस्ट को मिनरल्स ही नहीं मिलेंगी। ऐसे इरोजन ओनली स्टार्ट आफ्टर वेदरिंग, जो इरोजन जो होता है वो वेदरिंग के बाद ही स्टार्ट होता है। जैसे वही नदी से अगर इरोड करना है, जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक इरोजन कहाँ से हो जाएगा, वो टूटेगा ही नहीं। वेदरिंग हेल्प्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूएबल ओर। बहुत और क्या होता है, सीधी सीधी बात है, जिससे अपन लोग मिनरल्स निकालते हैं, वो चीज़ें निकालते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, विच हेल्प टू इंक्रीज द इकोनॉमी। इसके बिना आप लोग आयरन ही नहीं निकाल सकते, मैग्नीशियम ही नहीं निकाल सकते, वेदरिंग नहीं होगी तो इससे अपनी इकोनॉमी बूस्ट होती है। इवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म एंड देयर मॉडिफिकेशन, लैंड फॉर्म का इवोल्यूशन भी इसी से होगा, मॉडिफिकेशन भी इसी से होगा। एंड लोअरिंग ऑफ द सरफेस, अब मान लो आप लोगों का एक माउंटेन बन गया या फिर प्लेचू बन गया बहुत ऊपर, तो सरफेस को लोअर कैसे होगा भाई, वेदरिंग से ही तो होगा। उसको नीचे कैसे आएगा, वो वेदरिंग से ही आएगा, नहीं तो वो तो चढ़ते चला जाएगा ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आए ये वाली बात।
अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस क्या हो सकती है, देखो ये तो मैंने मोटा मोटा बता दी, मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग वाली बात बोल दी। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की वेदरिंग प्रोसेसेस होती हैं। वो अभी जितना मैंने आप लोगों को नोट्स में बताया वही चीज़ अपन लोग फिर से करने को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैकेनिकल वेदरिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक्स रॉक्स इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। वही वाली बात है कि ये क्या करेगा, आप लोगों के अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। याद रखना, नहीं तो वो केमिकल वेदरिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज दो, ठीक है, मतलब पहले कोई चीज़ को ठंडा करो, जमा दो, फिर उसको फिर से पिघला दो, मतलब डीफ्रॉस्ट कर दो उसको चीज़ को। तो वही तो बोला है फ्रीज एंड थो, फ्रीज एंड थो प्रोसेस। वाटर एंटर्स क्रैक, मतलब अगर जैसे कोई चीज़ पिघली हुई है, कोई चीज़ पिघली हुई है और मेरे जो जितने भी मेरे रॉक हैं, रॉक के अंदर थोड़े से क्रैक हैं, अगर उसके अंदर वाटर चला गया तो क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जैसे रॉक में के अंदर वाटर जाएगा और उस टाइम पे अगर वो फ्रीज हो गया, तो आप लोगों को पता है वाटर जब फ्रीज होता है तो वो एक्सपांड करता है कि नहीं, एक्सपांड करता है। अब अगर वो एक्सपांड करेगा तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो जो मेरा जो क्रैक होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब मान लो वो थो हुआ, मतलब वो पिघलना स्टार्ट हुई, वो जो अपनी आइस है जो पिघलना स्टार्ट हुई, तो क्या होगा, वो फिर से जब पिघल जाएगी तो उसमें और वाटर चला जाएगा, है कि नहीं है। जब और वाटर चला गया और फिर से अगर वो दोबारा से और फिर से फ्रोस्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, इसको और ज़्यादा तोड़ देगा। सीधी सीधी बात है ना। तो वही चीज़ है कि वाटर जो एंटर करेगा क्रैक्स में वो फ्रीज करेगा, फ्रीज होके वो एक्सपांड होगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से फ्लो चार्ट टाइप का एक्सपांड होगा और उससे वो ब्रेक करेगा रॉक को, और फर्दर ये वाली चीज़ चलती रहेगी। समझ में आई। थर्मल, ये हो गया फ्रीज एंड थो वाला। अगला है थर्मल एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन वही, अगर किसी भी चीज़ को हीट किया जाए, रिपीट और कूल किया जाए, मतलब फिर से उसको हीट करो फिर कूल करो, भाई एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन वाली बात बोल रहा हूँ मैं, वही चीज़। तो पहले हीट करो फिर कूल करो फिर हीट करो फिर कूल करो, तो उससे क्या होगा, जो आउटर लेयर जो होगी ना वो पील हो जाएगी या फिर एक्सफोलेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो गर्म होगी अंदर तो बहुत देर में होता है, तो बाहर वाली चीज़ तो परत तो टूटेगी ना, तो वही चीज़ बोल रहे हैं, पीलिंग हो गई। अगला एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, मतलब ये किससे रिलेटेड है आपका, विंड, वाटर या आइस। जो क्या होगा, इससे क्या होगा, ये ग्राइंड करते हैं रॉक सरफेस को। ये क्या करते हैं, विंड, वाटर और आइस होते हैं वो ग्राइंड करते हैं रॉक सरफेस को। फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर से विंड निकल जाए या फिर वाटर निकल जाए या फिर आइस निकल जाए, वो क्या करेगा, इसको घसेगी ना, घसेगी ना वो चीज़, तो उस चीज़ को घिसती है, उसको बोलते हैं एब्रेशन। क्या बोलते हैं, एब्रेशन। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट क्या होता है, वही वाली चीज़ है, जैसा अपन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का किया, फ्रीज ऑन थ्रो का किया कि उसमें पानी भर जाता है। अगर इसके अंदर सॉल्ट गया है, और सॉल्ट क्या करेगा, वो उसके जो पोर्स होंगे ना, पोर्स, रॉक के पोर्स जो होंगे, वो उसको एक्सपांड करेगा। क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, ठीक है। कॉजिंग डिसइंटीग्रेशन, कॉजिंग डिसइंटीग्रेशन। समझ में ये वाली बात। प्रेशर जो रिलीज होता है, प्रेशर जो रिलीज होता है वो भी इसके इफेक्ट पर इफेक्ट करेगा। ओवरलाइंग मटेरियल्स रिमूवल कॉजेज द एक्सपांसन एंड फ्रैक्चरिंग। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी आप लोगों को प्रेशर रिलीज करोगे तो जो ऊपर का जो मटेरियल होता है ना, वो अगर जैसे हटेगा, मान लो अब जैसे ये मेरी पीलिंग हो गई, थर्मल एक्सपांसन के कारण जब पीलिंग हो गई, तो ऊपर का जैसे मेरा मटेरियल हटेगा तो क्या होगा, नीचे इस पे क्या, अभी तक क्या था, ये दबा रहा था ऊपर का मटेरियल इस चीज़ को, जब इसको दबा रहा था तो ये और ज़्यादा दबा हुआ था। लेकिन अगर मैंने इस मटेरियल को हटा दिया तो उस पर क्या हुआ, मेरा जो वजन था, वेट था, वो कम हो गया। अगर वेट कम होगा तो क्या होगा, इसका एक्सपांसन होगा ना, एक्सपांसन होगा ना, कोई भी चीज़ है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे ये तो आप क्या बोल रहे हो, वो रॉक कभी एक्सपांड होगी क्या, ये क्या कोई रुई है क्या, ये कोई क्या पिलो है क्या, या फिर ये कोई गद्दा है क्या, उस पर मैंने रख दिया तो वो दब गया है और जब मैंने ढा दिया तो वो फिर से एक्सपांड होगा। भाई मैंने क्या बताया, ये जियोलॉजिकल टाइम है और ये ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को दिखाई ही नहीं देगी। भाई हर चीज़ एक्सपांड होती है बट टाइम के साथ, टाइम के साथ, ठीक है। तो इसको जाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो आप नोटिस ही नहीं कर पाते हो। आपका जो गद्दा है उसको आप नोटिस कर लेते हो, सीधी सीधी बात है। तो वही चीज़ है, ये एक्सपांड होगी। अगर एक्सपांड होगी तो क्या होगा,
फ्रैक्चर होगा, क्योंकि ये अपनी रुई की तरह ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपस में ये जॉइंट जो है वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल है, नहीं है ना, इसके तो टूटेगा, सीधी सीधी बात है, तो ये टूट गया। नाउ आइडियल कंडीशंस अगर देखा जाए, मतलब कहाँ पर ये चीज़ होती है, मैंने बताया था एरिड या कोल्ड क्लाइमेट के अंदर, हाई टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहा है इस जगह पर, या स्पार्स वेजिटेशन हो रहा है, मतलब वेजिटेशंस बहुत कम हो उस जगह पर, क्योंकि उसको क्या करेगा, नोट्स जो होंगी, उसको नोट्स जो होंगी वो उसको दबा लेगा, ऊपर से उसका टेम्परेचर जो होगा वो उसको उतना ही रखेगा, सीधी सीधी बात है कि नहीं है। नेक्स्ट केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में अगर देखा जाए तो ये इन्वॉल्व करती है अल्ट्रेशन ऑफ द रॉक केमिकल स्ट्रक्चर को, मतलब अगर किसी भी रॉक के ऊपर केमिकल गिर जाए तो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा रॉक का वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये क्या करती है, हमेशा अक्सर जो होगी वो नया मिनरल को फॉर्म करेगी, है कि नहीं है। नाउ की प्रोसेस अगर देखा जाए तो किससे होता है ये, एक तो हाइड्रोलिसिस से हो सकता है, किससे हो सकता है, हाइड्रोलिसिस से हो सकता है। जैसे रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स द क्ले मिनरल, क्या होता है, अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो क्ले मिनरल बनेगा। जैसे फेल्ड स्पार जो होता है ना वो कूल नाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कूल नाइट। फेल्ड स्पार जो मिनरल होता है वो आपका क्या बनाते हैं, कूली नाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कूली नाइट बनाते हैं। अगला ऑक्सीडेशन, जो प्रोसेस है ना, अगला ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कर गया कोई मिनरल तो ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आयरन जो होगा अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी उसके ऊपर। अगला कार्बोनेशन, मतलब कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिजोल्व करता है, अगर वो डिजोल्व हो जाता है लाइम स्टोन में और अदर कार्बोनेट्स में, उसको बोलते हैं कार्बोनेशन। अगला सॉल्यूशन, मिनरल जो होगी वो डिजोल्व हो जाएगी डायरेक्टली वाटर के अंदर। हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंबाइन कर जाएंगे मिनरल के अंदर, जिससे उसका एक्सपांसन हो जाएगा, सीधी सीधी बात है ना। नाउ आइडियल कंडीशन क्या होगी भाई, जो जगह होगी वो वार्म होनी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, अबंडेंट वाटर होना चाहिए और वेजिटेशन होना चाहिए, हाईली कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन इन सॉइल होना चाहिए, है कि नहीं है, तभी तो आपका केमिकल वेदरिंग होगी। समझ में आई वाली बात। नाउ बायोटिक वेदरिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा ना रॉक का वो किससे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा। जैसे प्लांट रूट्स, बरोइंग एनिमल्स, बरोइंग मतलब जो भी आपके एनिमल्स बिल में रह रहे हैं, मतलब जो गड्ढे खोदते हैं उनको क्या बोलते हैं, बरोइंग एनिमल्स। और माइक्रोब्स तो आप लोगों को पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके कारण आप लोगों की बायोटिक वेदरिंग हो रही है। अगला इसी के अंदर रूट एक्शंस क्या होंगे, प्लांट के रूट जो पेनिट्रेट करते हैं क्रैक्स को, मैंने बताया ना, क्रैक्स के अंदर अगर रूट्स घुस जाएंगी प्लांट्स की इस तरीके से तो क्या होगी, जगह बनेगी। अब धीरे धीरे जब ये रूट्स बड़ी होंगी तो क्या होगा, उससे क्या होगा, रॉक के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और जो रॉक को तोड़ देगी, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही फॉनल एक्टिविटी, जैसे अर्थवॉर्म, एंट एंड रोडेंट्स का मतलब जैसे चूहे हुए जितने भी, वो क्या करते हैं, यही तो आपके बरोइंग एनिमल्स होते हैं ना, ये डिस्टर्ब करते हैं सॉइल और एक्सपोज करते हैं फ्रेश रॉक सरफेस को, रॉक सरफेसेस को। अगला माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस अगर देखे जाएंगे तो माइक्रोब्स सिक्रीट्स द ऑर्गेनिक एसिड दैट एड इन द रॉक ब्रेकडाउन, जो माइक्रोब्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक एसिड को सिक्रीट करेंगे जो कि आपके रॉक ब्रेकडाउन को एड करेंगे, सीधी सीधी ना बढ़ाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू द सॉइल, एनहांस द मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन, वही सॉइल का कंट्रीब्यूशन कैसे करेगा, जो मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन को बढ़ाता है, वही वाली बात है, मैकेनिकल की तो बात चलिए, इसको तोड़ने में तो मदद कर रहा है ना। इंक्रीज द पोरोसिटी, अगर सीधी सीधी बात है ये चीज़ें पोरस करेंगे ना, उसका एक पत्थर है उसके अंदर अगर खोद दिया तोड़ दिया तो क्या होगा, पोरस इंक्रीज हो जाएगी ना, इंक्रीज द पोरोसिटी एंड मिक्सेस ऑर्गेनिक मैटर विद द मिनरल पार्टिकल्स। समझ में ये वाली बात है ना। अगला है बायोकेमिकल वेदरिंग, क्या है, बायोकेमिकल वेदरिंग। अब आपको पता है बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों का मिक्सअप से बनना है बायोकेमिकल वेदरिंग। जैसे केमिकल अल्टरेशन ऑफ द रॉक ड्यू टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण अगर किसी भी रॉक के अंदर केमिकल अल्टरेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल
बायोकेमिकल वेदरिंग स्पेशली थ्रू द ऑर्गेनिक एसिड एंड द मेटाबॉलिक बाय द प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लाइकन एंड मॉसेस, लाइकन एंड मॉसेस, इससे क्या होगा सिक्रीट द, अब जैसे लाइकन और मॉसेस जो होते हैं ना वो एसिड को सिक्रीट करते हैं दैट डिजॉल्व द मिनरल्स स्पेशली ऑन द बेयर रॉक सरफेसेस। जो भी आप लोगों की रॉक सरफेस जैसे खाली पड़ी हुई है वहां पर ये अगर सिक्रेट करेंगे एसिड को तो क्या होगा मिनरल डिजॉल्व हो जाएगी। अगला ह्यूमिक एसिड, ये क्या करता है प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये किस ह्यूमिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। दीज एसिड एक्सेलरेट द मिनरल ब्रेकडाउन, मिनरल ब्रेकडाउन को एक्सेलरेट करता है। अगला न्यूट्रिएंट्स, सॉरी वेट वेट कहाँ है, आई एम सॉरी, ये रहा, हाँ सॉरी कहाँ था मैं, हाँ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब बार बार रिलीज होना फिर आना, रिलीज होना फिर होना। जैसे रिलीज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इनटू सॉइल। ऑब्वियस सी बात है जो भी आप लोगों की सॉइल के अंदर अगर जिस तरीके की चीज़ें रॉक से आएंगी कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस से तो क्या होगा चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। सॉइल फॉर्मेशन रोल क्या होगा प्रमोट द क्ले मिनरल फॉर्मेशन। कौन सी वाली मिनरल फॉर्मेशन बनता है क्ले मिनरल फॉर्मेशन। enriches the soil fertility and deepens the soil profiles over the time। समझ में ये वाली बात आ गई ना। अब इनमें ये अपन रिलेशनशिप विद द सॉइल फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो वेदरिंग टाइप वही वाले मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग देख लिया इसमें, ठीक है। तो अब मैकेनिकल वेदरिंग क्या कंट्रीब्यूट करती है प्रोवाइड्स द मिनरल फ्रेगमेंट्स एंड द इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द केमिकल एक्शन। सीधी सीधी बात है, उसको तोड़ देगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, सीधी सीधी बात है कि नहीं। क्या होगा इससे कोर्स टेक्सचर्स होगा, लो फर्टाइल इनिशियलिटी होगी, है कि नहीं है। स्टार्टिंग पे फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा तो होगी नहीं, ठीक है। कोर्स टेक्सचर होगा, पूरी तरीके से बना नहीं है ना, अभी टूटेगा तभी तो होगा। केमिकल वेदरिंग से जो होगा वो क्ले मिनरल बनेंगी, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे और अल्टर होगा पेरेंट्स मटेरियल, जिससे फाइन टेक्सचर मिलेगा हमको, हायर फर्टिलिटी मिलेगी और डीपर प्रोफाइल्स मिलेंगी। सीधी सीधी बात है, आप कुछ भी कर लो, एक पत्थर को एक मिक्सचर ग्राइंडर में पीस दो फिर भी क्या होगा कोर्स टेक्सचर होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप नदी का पानी जब तोड़ के लेकर के जाता है उसको तो वहां पर क्या बनती है रेता बनती है, लेकिन उसको मिट्टी तो नहीं बोलोगे ना, वो कब बनेगी जब वो केमिकल वेदरिंग होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे और उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो पूरी तरीके से अल्टर हो जाएगा, तभी तो उसको मेड आप सॉइल बोलोगे ना ठीक से। समझ में आई ना। नाउ इंटरप्ले बिटवीन टू। मैकेनिकल वेदरिंग जो होती है वो प्रिपेयर करती है रॉक को बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। केमिकल वेदरिंग जो होगी वो ट्रांसफॉर्म करेगी मटेरियल को इनटू द सॉइल कॉन्स्टिट्यूशंस। दोनों के दोनों मिलकर जो होगी वो रेगोलिथ को बनाती है विच इन्वॉल्व द इनटू द मेच्योर सॉइल थ्रू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एट अ टाइम। समझ में ये वाली बात। नाउ वही चीज़ मैं अभी मैंने बताया टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, वही चीज़ मैंने इसको उसमें बना लिया, ठीक है। नाउ फिजिकल वेदरिंग क्या होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशंस, फ्रॉस्ट एक्शन, विंड एक्शन, अनलोडिंग ऑफ द कन्फाइनिंग सुपर इनकम्बेंट प्रेशर। सुपर इनकम्बेंट मतलब ऊपर वाला जो प्रेशर होगा, सुपर इनकम्बेंट सुपर है सॉरी सुपर इनकम्बेंट नहीं सुपर इनकम्बेंट प्रेशर, ऊपर वाला जो भी प्रेशर होता है जैसे वो हट जाएगा तो भी चेंज हो जाएगा। वही चीज़ में मैंने बोली टेम्परेचर वेरीज विद द की फैक्टर इन द फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग सबसे बड़ा जो की फैक्टर है ना वो टेम्परेचर वेरिएशन ही है फिजिकल। जैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है वही लेस इफेक्ट ऑन द क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक मैंने बताया अभी, मोर इफेक्ट ऑन द क्रिस्टलाइन रॉक, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डे एंड नाइट, वही चीज़ मैंने बोली। ग्रेन्यूअल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अभी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन इस कारण होता है, अब जो ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम रॉक एब्जॉर्ब डिफरेंट टेम्परेचर सो अफेक्ट विल बी डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक रॉक है, समझना इस चीज़ को, एक रॉक है, अब इसके अंदर क्या होगा अलग अलग मिनरल्स होंगे एक रॉक के अंदर,
जैसे मैं ये स्विच को हटा के इस तरीके से मोटा मोटा आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो एक रॉक है इस तरीके से, इसके अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं। अब इस मिनरल इस मिनरल का इसका मिनरल का टेम्परेचर अगर मैं 120 डिग्री रखूं तब ये एक्सपांड होना स्टार्ट होता है, मान लो मिनरल 1 का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर मैं इसका टेम्परेचर 200 रखूं तब ये एक्सपांड होना स्टार्ट होता है कि नहीं। दैट मीन्स अगर मेरा टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब जैसे कुछ भी रहेगा, बट जो मेरे रॉक के अंदर के जो मिनरल्स है ना वो तो डिफरेंट है ना। दैट मीन्स एक्सपांसन, अब ये अगर ये चीज़ एक्सपांड होगी, ये तो वही की वही रही ना, तो क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करेगा, ये है कि नहीं। समझ में आई ना ये बात। मतलब देखा जाए तो अगर मेरा तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, उसको एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है टेम्परेचर। तो मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, इस तरीके से अगर डिफरेंट आ जाता है, मतलब सेम रॉक जो होगी वो डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल्स में, अपने ही मटेरियल्स में डिफरेंट जगह पर उसको रखेगी, तो क्या होगा, इससे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो वही है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। अगला सेटरिंग ड्यू टू द रेन शावर और हीट। अब वही एग्जांपल, मान लो यहाँ पर अब ये चीज़ हो गई, अब ये यहाँ पर अगर मान लो हाई टेम्परेचर यहाँ पर आ गया है, एकदम से बारिश हो जाए तो एकदम से ठंडा नहीं होगा, एकदम से ठंडा होगा। अब ये ठंडा हो जाएगा एकदम से, ये तो ज़्यादा एक्सपांड हो रहा था बट ये तो एक्सपांड इतना हुआ नहीं था। जैसे बारिश हो जाएगी ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे। तो वही चीज़ है, व्हेन हाईली हीटेड रॉक स्टक बाय दी सडन ड्रिजल्स डेवलप्ड न्यूमरस क्रैक्स, द रिपीटेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म कॉज स्पेलिंग, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, SPALLING, स्पेलिंग कॉज करता है, एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन मैकेनिज्म, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। नाउ अगला ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फ्रॉस्ट। क्या, फ्रॉस्ट के कारण ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अभी तक अपन ने क्या किया, ब्लॉक, ग्रेनुलर और सेटरिंग ये चीज देखी। ऐसे ही अपन फ्रॉस्ट का देख रहे हैं। ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, अगर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के अंदर क्या होता है, कम जगह होती है अंदर पानी घुसने की, है कि नहीं है। तो दैट मीन्स लेस अफेक्टेड कौन सा मटेरियल हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। और सेडिमेंट्री रॉक जो होगी उसके अंदर क्रैक्स ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर पानी ज़्यादा जा सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होंगी वो मोस्ट अफेक्टेड होंगी फ्रॉस्ट के कारण। समझ में आई ये वाली बात। नाउ एक्सफोलिएशंस ड्यू टू द टेम्परेचर एंड विंड, ऑल्सो नोन एज ऑनियन वेदरिंग। इसको क्या बोलते हैं, ऑनियन वेदरिंग। क्यों बोलते हैं भाई, ये पीलिंग कर रहा है ना आपका, अगर ऊपर से इसको पील करता चला जाएगा, चाहे वो आपका एयर हो चाहे वो आपका वाटर हो, उसके कारण अगर आपका ये पीलिंग हो रही है तो अब एक लेयर से लेयर ही तो उतरती जा रही है, तो उसको अपन बोलेंगे ऑनियन वेदरिंग। एग्जाम्पल कैंकी डोम, कहाँ पर, रांची सिटी के अंदर एक कैंकी डोम है, उस जगह पर क्या हो रहा है, ऑनियन वेदरिंग हो रही है। समझ में ये वाली बात। अगर कोई भी पूछ ले ऑनियन वेदरिंग क्या होती है, सब बता पाओगे। पीलिंग एंड द पीलिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑनियन वेदरिंग बोलते हैं। जैसे ऑनियन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है ना, जैसे आपकी ऑनियन है उसमें लेयर्स है, तो लेयर की तरह तो पील करता चला जा रहा है इसको चीज को, तो बस वही हो गई। एग्जाम्पल क्या है, कैंकी डोम रांची सिटी के अंदर पास में। नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशंस ड्यू टू द अनलोडिंग। वही अगर आपका इसके ऊपर जैसे पीलिंग हो गई, पीलिंग से हट गया कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ हट गई तो ये क्या हो जाएगा, इस पर जो होगा लोड होगा वो कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और एक्सफोलिएट कर जाएगी। ठीक है ना, समझ में आई फिजिकल वेदरिंग। मतलब फिजिकल वेदरिंग इज द फिनोमिना वेयर आवर टेम्परेचर plays a crucial role to disintegrate the block or the rock। समझ में आई कैसे भी करके। अगला केमिकल वेदरिंग, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। कोई भी केमिकल, व्हेन इन द मिनरल रॉक वेदरिंग अवे वेयर, जैसे मिनरल ऑफ द रॉक वेदर्ड अवे, जो भी मिनरल होंगे वो अलग से हट जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन वाला लाइमस्टोन जो होता है ना वो मोर ससेप्टेबल होता है कि नहीं। जैसे कास्ट टोपोग्राफी, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियोस में बताना चालू किया था कि कास्ट टोपोग्राफी का होता है। जब हम लैंडफॉर्म डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेक कर लेंगे कास्ट टोपोग्राफी का होती है।
वही लाइमस्टोन के अंदर केमिकल की पीलिंग के कारण, केमिकल इफेक्ट के कारण अलग अलग चीज़ें स्ट्रक्चर बन जाते हैं इस तरीके से। जैसे ये मेरे केव है, उसके ऊपर इस तरीके की मेरे को देखने को मिलती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे इधर हो, तो इस तरीके की मेरी क्या बन गई, कास्ट टोपोग्राफी हो गई। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्साइड्स, जैसे विंध्यान रेंजेस जो है मध्य प्रदेश के अंदर, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। कार्बोनेशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनेट और द बायोकार्बोनेट आयरन, मिनरल के साथ जब रिएक्शन करेगा। हाइड्रेशन एडिशन ऑफ द वाटर इन द मिनरल, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, जो मैं प्रोसेस में बता चुका हूँ पूरी की पूरी। हाइड्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मिनरल एंड वाटर। नाउ चेलेशन, चेलेशन क्या होता है, लेमन ने 1963 में क्या होता, चेलेशन वो बोला था कि चेलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोसेस बाय विच मेटालिक कैशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। जो भी आप लोगों के मेटालिक चीज़ें जो हैं, कैशंस हैं, वो क्या हो जाएंगी, इनकॉर्पोरेट करेंगी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर। समझ में, इस चीज़ को अपन बोलते हैं चेलेशंस बोलते हैं, चेलेशन बोलते हैं। कोई, अरे सीधी सीधी बात है, कोई भी चीज़ है अगर उस पानी के अंदर बहुत दिन तक डूबी रहेगी तो उसको चेलिस नहीं करेगी, मतलब थोड़ी थोड़ी से खिसकाएगी नहीं, तो वो उससे क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। वो एग्जाम्पल के तौर पे आयरन है, उसको पानी में डाले रहो, जंग खा जाएगी ना। तो इसी तरीके से अलग अलग मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक कैशंस बोलते हैं इसको, चीज़ों को कैशंस बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटीग्रेट कर जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। थर्ड है बायोटिक वेदरिंग, बताया मैंने, वही पहली फॉनल, मतलब इससे क्या होगा, टनल जो होंगी वो डग आउट करते हैं। फ्लोरल, फॉनल मतलब, फोना मतलब जितने भी आपके बायो एनिमल्स वगैरह हुए उसको बोलते हैं फॉनल। ठीक है, मतलब बायोटिक वेदरिंग जो होती है ना, वो प्लांट एंड और एनिमल से कंट्रोल की जाती है। ठीक है, जिससे अपनी रॉक का डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है। फ्लोरल जो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग जो कि मैन मेड होगा। ठीक है, जैसे मिनरल जो अपन जो निकाल रहे हैं अलग अलग फैक्ट्री से, उसको डाल दो अपन लोग, सीधी सीधी बात है। मिनरल एक्सट्रैक्शंस ऑफ द हिल, ऑब्वियस सी बात है ना। बायोकेमिकल वेदरिंग ड्यू टू द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, वही चीज़ मैंने पहले बताया, वही चीज़ मैंने इसके नोट्स बनाए। अगला जो है इसी के अंदर नेक्स्ट है, वेदरिंग अपना हो गया है, इससे ज़्यादा वो कोई पूछता भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है मास वेस्टिंग। क्या है, मास वेस्टिंग। एक मिनट वेट, हाइलाइटर से मैं इस चीज़ को ठीक कर दूं। ये मेरा टॉपिक है मास वेस्टिंग, ये है टॉपिक मास वेस्टिंग, इसी के अंदर है। क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया पूरे 40 साल में, तो उसको अपन थोड़ा सा टच करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, ना कि पूरा पूरा कवर करेंगे। वेट, आई एम न्यू इन दिस, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। नाउ डेफिनेशन क्या होता है मास वेस्टिंग का, देखो अभी तक अपन ने क्या देखा था, जो केमिकल जो सॉरी जो हम लोगों की वेदरिंग थी उसमें क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, है कि नहीं। इसमें डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे आपका डाउन हिल मूवमेंट हो, मतलब एक स्लोप भी तो डिपेंड करता है ना इस चीज़ के ऊपर, स्लोप हो गया तो डेफिनेशन देखा जाए तो मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट एक ही चीज़ होगी। मास मूवमेंट या मास मूवमेंट मतलब एक मास मतलब एक साथ बहुत सारा और एकदम से मूव कर जाए, उसको बोलते हैं अपन मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। इज अ डाउन हिल मूवमेंट ऑफ द सॉइल, क्या बोलते हैं, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट द एक्शन ऑफ अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट लाइक वाटर और विंड। याद रखना, अगर कोई आपको बोले क्या मास मूवमेंट वाटर और विंड का इफेक्ट होता है क्या मास मूवमेंट पे, द आंसर इज फुली नो। इसका सिर्फ एक ही रीजन है आपका, क्या, ग्रेविटी। हाँ, वाटर और विंड जो है आप लोगों की मास वेस्टिंग के साथ वो भी नीचे की तरफ आ जाती है साथ में। मतलब अगर मान लो अगर आपकी बारिश हो रही है तो उसमें क्या होगा, एक पत्थर के साथ मिलके पानी भी तो नीचे आ सकता है कि नहीं है, विंड भी नीचे आ सकती है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो होगा वो वाटर और विंड होगा, नहीं,
कोई भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वाटर और विंड नहीं होता, ये सिर्फ स्लोप और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। सीधी सीधी बात है। टाइप्स कौन कौन से होंगे मास वेस्टिंग? देखो वैसे देखा जाए मास वेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, चाहे आप लोग उसको टाइम बेस्ड ले लो, चाहे आप लोग उसको और कोई भी ले लो, लेकिन मेन जो वो है, वो मेन टाइप जो होता है वो सीधा सीधा अपन लोग किस पे ले रहे हैं, 2 या 4 टाइप के अपन लोग देखेंगे। समझ में आई? जैसे पहला है स्लो, पहला है स्लो। जैसे इसमें क्या होगा, सॉइल जो होती है वो क्रीप करती है, मतलब हल्की हल्की से सरकती है। जैसे ह्यूमिड स्लोप के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ना हल्की हल्की से सरकती चली जाती है। क्यों? इसके अंदर जो स्लोप होता है ना वो इस तरीके का होता है, ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, तो धीरे धीरे खिसकती चली जाएगी। रैपिड क्या होता है भाई? जैसे लैंडस्लाइड, रॉक फॉल, है कि नहीं? अभी आप लोगों ने देखा उत्तराखंड के अंदर जो लैंडस्लाइड आया वो ये इसी का एग्जांपल हो गया, लैंडस्लाइड और रॉकफॉल। जैसे 2013 में केदारनाथ लैंडस्लाइड हो गया एग्जांपल के तौर पे, अभी का लिख लो उत्तराखंड वाला लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है। फ्लो, फ्लो एज मतलब जैसे मड फ्लो हो जाएगा, अर्थ फ्लो हो जाएगा। ठीक है। जैसे चमोली में फ्लैश फ्लड हुआ ना 2021 में, देखा होगा, याद होगा आपको, चमोली में फ्लैश फ्लड आए थे 2021 में, ये भी इसका ही टाइप है मास वेस्टिंग का। सब्सिडेंस, सडन वर्टिकल कोलैप्स हो जाए, मतलब कोई भी चीज़ ऊपर है, जैसे जोशीमठ एकदम से नीचे की तरफ नहीं धसक गया, तो वही चीज़ है जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस 2023 में हुआ। तो इस तरीके का भी वेस्टिंग होती है, मतलब कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाए वेदरिंग के बाद किसी भी चीज़ का एकदम से या धीरे से या कैसे भी, उसको क्या बोलेंगे? मास वेस्टिंग बोलेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं मास वेस्टिंग के अंदर? सबसे बड़ा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा ना वो करेगा स्लोप एंगल। वो क्या करेगा? स्लोप एंगल। मतलब अगर आप लोगों का स्लोप ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ से जल्दी नहीं खिसकेगी चीज़, और अगर आप लोगों का स्लोप ऐसा है तो यहाँ पर थोड़ी सी देर में खिसकेगी। ये सॉरी, ये देखो, इस पर जो होगी मास वेस्टिंग ज़्यादा होगी, इस पर मास वेस्टिंग थोड़ी सी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो स्लोप एंगल इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। वाटर कंटेंट, अब देखो मैंने अभी बोला कि ये क्या होंगे, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं है, बट हाँ दीज कैन कंट्रीब्यूट एज एन लुब्रिकेशंस। तो मान लो नीचे की तरफ पानी है तो थोड़ा सा लुब्रिकेशंस आ गया, रीजन नहीं है। रीजन क्या है? केवल ग्रेविटी इज द सोलली रीजन, ग्रेविटी इज द सोल रीजन फॉर दैट। ठीक है। तो ये हो गया, आपने लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर दिया। अगला वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर रॉक रखी हुई है, वेदर्ड हो गई, टूट गई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशंस हैं, तो ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा ना इसको खिसकने में, ग्रेविटी को भी तो अपोज करेगा इस चीज़ को, तो इसको अपोज किया। तो वही वाली चीज़ है कि वेजिटेशन कवर कितना है, कितना जाना है, कितना कम है, उस पर भी इफेक्ट कर रहा है। सीज्मिक एक्टिविटी, भूकंप आ गया, ये हिल गया, तो ऑब्वियस है खिसक जाएगा। सीधी सीधी बात है ना। अगर यहाँ पर भूकंप आ गया और इस तरीके का यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई, कोई चीज़ हिलेगी, वाइब्रेट करेगी, तो यहाँ से खिसकेगा नहीं। वही वाली चीज़ है गई। सबसे बड़ा फैक्टर और भी देख लो, ह्यूमन इंटरवेंशन। मान लो यहाँ पर वेजिटेशन पहले से है, और अगर ह्यूमन नहीं होता तो डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता लेकिन बहुत स्लो स्पीड से होता, डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। और माइनिंग, माइनिंग के कारण भी तो ये चीज़ें हो सकती है मास वेस्टिंग वगैरह। मान लो मैंने बताया ना वर्टिकली अगर धसक जाए, मान लो नीचे उन्होंने माइनिंग कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है तो ये नीचे धसक जाएगा, तो भी इसका क्या होगा? मास वेस्टिंग हो जाएगी। समझ में ये वाली चीज़ फैक्टर। नेक्स्ट, जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस क्या है मास वेस्टिंग का? ठीक है। लैंडफॉर्म क्रिएशन होता है इससे, क्रिएशन ऑफ द आइंसनबर्ग, टोर्स एंड कास्ट लैंडफॉर्म। सॉइल फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग फॉर्म द रिगोलिथ। वेदरिंग और मास मूवमेंट का अपन दोनों का देख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। वेदरिंग फॉर्म द रेगोलिथ, इसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर, सेडिमेंट सप्लाई, फीड द रिवर विद द एरोड मटेरियल, सोर्स फॉर द डेल्टास एंड फ्लड प्लेन्स। स्लोप डेवलपमेंट की अगर बात करूं, मास वेस्टिंग मॉडिफाइज द स्लोप प्रोफाइल्स, क्रिएटिंग द टेरेस कॉनकेव फॉर्म। सीधी सीधी बात है। हजार्ड क्रिएशन की अगर बात करें, लैंडस्लाइड, रॉक फॉल पोजेज द डिजास्टर रिस्क स्पेशली इन द हिमालयाज। रिसोर्सेज फॉर्मेशन की बात करें तो वेदरिंग कंसंट्रेशन मिनरल्स, वेदरिंग क्या होता है? कंसंट्रेट करती है मिनरल्स को। बॉक्साइड इन द लेटराइट जोन एग्जाम्पल के तौर पे। समझ में आई? ये जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस जो हैं वो हम लोगों के वेदरिंग और मास मूवमेंट दोनों के हैं, याद रखना। वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हो 1 2 3 4 5 6। 6 तो अपन लोगों ने एस्पेक्ट देख ही लिए। अगला अगर एग्जाम्पल देखोगे तो क्या देखोगे एग्जाम्पल अपना? 1 मिनट पहले मैं ना मास मूवमेंट का थोड़ा सा वो बता देता हूँ आप लोगों को।
या फिर देख ही लो, सीधे एग्जाम्पल ही देख लो पहले, वो तो मैंने नोट्स हैंड रिटन नोट्स से इसलिए देखो एग्जाम्पल, जोशीमस सब्सिडेंस याद होगा, मास वेस्टिंग ड्यू टू द ओवरबर्डन ऑफ द स्लोप एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण। वेस्टर्न घाट लैंडस्लाइड होती है कॉज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन एंड टोरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म के कारण। और एक्सेलरेटेड इरोजन हो रहा है हिमालयाज के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेदरिंग टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण। धरोली लैंडस्लाइड इन द उत्तराखंड हो रहा है, अगस्त 2025 में हुआ, याद हो तो धरोली में, यही वाला जो उत्तराखंड में जो अभी आपको याद होगा, ठीक है। अब इसी में देख लो, लास्ट एक दो पेज है, ज़्यादा नहीं है, छोड़ के मत जाना। मास मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मास वेस्टिंग भी बोलते हैं। रॉक वेस्ट क्या होता है, कई लोग सुनते हैं ना, रॉक वेस्ट क्या होता है। रॉक वेस्ट कुछ नहीं होता है, डिसइंटीग्रेटेड फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल होते हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस के कारण बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक वेस्ट बोलते हैं। मास मूवमेंट क्या होगा, ये डिटैचमेंट और डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल और रॉक मटेरियल का अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। मास मूवमेंट जो है एक्सेलरेटेड होते हैं किसके द्वारा, प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड आइस एंड एयर। जो भी अपना जो मास मूवमेंट क्या होगा, एक्सेलरेट करेंगे किसके प्रेजेंस में, वाटर हो चाहे आइस हो चाहे एयर हो। सीधी सीधी बात है ना, पूरा इन्फ्लुएंस होता है किससे, ग्रेविटी से, लेकिन एक्सेलरेट करता है वाटर आइस और एयर से, बोला मैंने, ठीक है। कलेक्टिंग टर्म्स दोनों की अगर देखा जाए, फॉर द ग्रेविटेशन और द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द वेदर रॉक इज मास वेस्टिंग, इसको क्या बोलेंगे, मास वेस्टिंग बोलेंगे। वो क्या है, वो काट के मैंने दूसरा पेज यहाँ पे लगाया था इसीलिए थोड़ा सा नीचे छुप गया है। तो कलेक्टिव टर्म जो होगी ग्रेविटेशनल या डाउन स्लो मूवमेंट का, किसका, वेदर्ड रॉक का, वेदर रॉक डेवरीज को क्या बोलेंगे अपन, मास वेस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मास वेस्टिंग बोलेंगे। तो ग्रेविटी, अब देखो सबसे बड़ा जो नोट टर्म है वो ये है कि ग्रेविटी इज अ सोल इंपॉर्टेंट फोर्स एंड दैट नो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम सच एज विंड, फ्लोइंग वाटर, आइस और मोल्टन लावा इज इन्वॉल्व, इसमें कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। ऑल्दो फ्लोइंग वाटर जो होता है एक्सक्लूड कर देता है फ्रॉम दी प्रोसेस बाय डेफिनेशन बट ऑफ मास वेस्टिंग, लेकिन वाटर इनडायरेक्टली ट्रिगर करता है किसके द्वारा, ओवर स्टीपनिंग ऑफ द स्लोप, जैसे बहुत ज़्यादा स्टीप होगा तो उसको भी तो ट्रिगर करेगा ना, थ्रू द सरफेस इरोजन एंड रिड्यूसिंग द स्लोप स्टेबिलिटी। अब देखो वाटर अगर जहाँ पे आएगा तो ये जो हम लोगों का जो स्लोप है उसको और ज़्यादा स्टीप करता चला जाएगा वाटर, क्योंकि पानी जैसे बहेगा तो स्टीप नहीं करता चला जाएगा, तो जैसे वो स्टीप करता चला जाएगा दैट मीन्स वो हम लोगों की ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ने लगेगा इस चीज़ पे, रॉक के ऊपर। तो क्या होगा, स्लोप स्टेबिलिटी जो होगी वो उसको रिड्यूस कर देगा और सीपेज फोर्स जो होगा ग्राउंड वाटर फ्लो का तो वो भी चेंज हो जाता, वो सीपेज फ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर है ना, उसके द्वारा इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। समझ में आई। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल बना सकते हो, ये हिल है, यहाँ सॉइल है, ये रॉक रखी हुई है, एकदम से ये स्टीप है तो एकदम से ये नीचे चला गया तो ये मास मूवमेंट हो गया, ये इस तरीके से नीचे चला गया, ठीक है, समझ में आई वाली बात। अब देखो लास्ट पर कंक्लूड अगर इसको करें तो वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग जो दोनों के दोनों फाउंडेशनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं जो कि सेव करते हैं अर्थ सरफेस को कंटिन्यूसली। देयर जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस लाइज नॉट ओनली इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू लैंडफॉर्म, ये केवल नए लैंडफॉर्म को क्रिएट करने अकेले के लिए नहीं है बट ऑल्सो इनेबल करते हैं बायोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन को, सॉइल डेवलपमेंट को और डायनामिक अर्थ प्रोसेस को, है ना। देयर अंडरस्टैंडिंग इज वाइटल स्पेशली इन द डिजास्टर प्रोन हाई रिलीफ एरिया लाइक हिमालयाज वेयर देयर इज इम्पैक्ट कैन बी बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सीधी सीधी बात है। नाउ आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, वही PYQ ही है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग ये ट्राई करें और जैसे मैंने बोला कि आपको करना ही है, ठीक है। जो लोग लास्ट तक आए हैं वो लोग सीरियस हैं, मैं अगर कोई भी मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहा है दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग देम अ सीरियस एस्पिरेंट। अब याद रखना, ए सीरियस एस्पिरेंट कैन नेवर स्किप दी आंसर राइटिंग। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर आंसर राइटिंग नहीं आ पा रही है, वैसे तो आप लोग जैसे मेरे जो नोट्स पढ़ोगे याद करोगे आप लोग आंसर राइटिंग डायरेक्ट कर दोगे। हाँ, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि मेरी आंसर राइटिंग ठीक है कि नहीं है,
आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो कि सर मुझे ये मैंने आंसर लिखा है, मेरी इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, मैं आपको फ्री में गाइड करूँगा। ये सिर्फ किसके लिए है? सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, याद रखना। समझ में आई? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब जो हम लोगों का फुल जो इस तरीके की चीज़ें हैं, हम लोगों ने टच कर लिया थोड़ा सा लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को, क्या क्या फोर्सेस है क्या नहीं है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होगा, जो टॉपिक 12 है, वो किसके ऊपर होगा? लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर। किसके ऊपर होगा? लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर। अब याद रखना ये हम लोगों का टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट होंगे लेकिन इसमें लिखना ज़्यादा होगा आप लोगों को। समझ में आया? डायग्राम्स हुए, फ्लो चार्ट्स हुए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर फ्लो चार्ट बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, बट करना आपको ही है। मैंने पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स तैयार कर लिए हैं इन टॉपिक्स के भी। तो आप लोग ये मत समझना कि अरे सर ये तो रटने वाली चीज़ हो गई। भाई रटने वाली नहीं है, थ्योरेटिकल है, समझा भी दूंगा किस तरीके की चीज़ें हैं। बट नॉर्मली जो है अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इमेजिन कर पा रहे थे चीज़ें, इनको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत कम पढ़ा है आप लोगों ने इस टॉपिक में, भाई जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे और ट्रेंड देखोगे पूरे एग्जाम का, और ये देखोगे कि मुझे कितने मार्क्स का क्वेश्चन लिख के आना है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मोर देन इनफ है आप लोगों को आंसर राइटिंग करने के लिए मेन एग्जाम के अंदर। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।